हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा था, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो सेल होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और हमने ये स्टडी किया था जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसके दो एस्पेक्ट है, एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है और एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। आज हम करेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एक साइंटिस्ट था फेरेडे, उसने अपने दो लॉज दिए थे। पहले हम इन दोनों लॉज को पढ़ना है, फिर हमें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में डिटेल में करेंगे। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हम कैलकुलेशंस करेंगे, मेनली हम कैलकुलेशंस करेंगे, बट पहले हमें इन दो लॉज के बारे में पता होना चाहिए, तब हम कैलकुलेशन हम ईजिली कर सकते हैं। फेरेडे ने क्या किया था? फेरेडे गिव द रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ हम देखते हैं। फेरेडे ने फर्स्ट लॉ दिया था, उसके फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं फेरेडेज फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. मीन्स जितना ज़्यादा हम करंट पास करेंगे, जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, उतना ही ज़्यादा सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ ये कॉपर का मेटल है, ये इम्प्योर है और ये प्योर है, ठीक है। इसको हमने डिप किया है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे यहाँ से, तो क्या होगा? कॉपर के आयन यहाँ से निकलेंगे, सॉल्यूशन में आएंगे और यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोड। कॉपर विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन एंड डिपॉजिट एज कॉपर। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे उतने ही ज़्यादा जो कॉपर है वो यहाँ पर डिपॉजिट होंगे, ठीक है। यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो थिक हो जाएगा। गॉट इट? सो मोर इज द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, more will be the deposition of substance on the electrode. Clear? So next is कि इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि W is directly proportional to Q. W यहाँ पर क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, और Q क्या है? यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटा के नेक्स्ट इक्वेशन में Z लिखेंगे। W इज इक्वल टू ZQ। Z क्या है यहाँ पर? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इस Z को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब एक चीज़ देखो कि जो Q है क्वांटिटी ऑफ करंट है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो किस पर डिपेंड करती है? जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो किस पर डिपेंड करती है? कि कितना एम्पियर करंट उस पर पास किया गया और कितने टाइम के लिए किया गया है, उस पर डिपेंड करती है। जो टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दैट डिपेंड्स ऑन कि करंट कितना पास किया गया और कितने टाइम के लिए पास किया गया है। तो Q इज इक्वल टू IT। आई के यहाँ पर करंट का सिंबल और T के यहाँ पे टाइम, जो कि सेकेंड में होगा, और करंट यहाँ पर एम्पियर में लिया जाएगा, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ Q ओवर हेयर, ठीक है। W इज इक्वल टू Z IT। Q की आ जाएगा IT आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? I इंटू T। क्लियर? अगर हम इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास कर रहे हैं, कितना? 1 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। तो W किसके इक्वल हो जाएगा? I भी 1 हो गया और टाइम भी 1 हो गया, ठीक है। तो W किसके इक्वल हो जाएगा? Z के इक्वल हो जाएगा। जो केमिकल इक्विवेलेंट है वो मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट के इक्वल हो जाएगा। सो वी कैन डिफाइन द Z। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज इक्वल टू द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन a current of 1 ampere is passed for 1 second. क्लियर? जो Z है वो मास ऑफ सब्सटेंस के कब इक्वल हो जाएगा? जब 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड।
किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में हम जब 1 एम्पीयर करंट पास करते हैं 1 सेकेंड के लिए, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो W के इक्वल हो जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है फैराडेज सेकेंड लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ, फैराडे के सेकेंड लॉ को हम क्या बोलते हैं, फैराडेज सेकेंड लॉ भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू solution of different electrolyte connect in series, the masses of substance produced at electrode are directly proportional to equivalent weight. Suppose हमने यहाँ पर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लिया है। यहाँ पर हमने AgNO3 का इलेक्ट्रोलाइट लिया है इस वाले बीकर पे, और इस वाले बीकर पे हमने कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट लिया है। ठीक है, और इसको हमने इन दोनों को क्या किया है, सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो रही है दोनों सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट है, करंट सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इस वाले इलेक्ट्रोड पे सिल्वर डिपॉजिट होगा और इस वाले इलेक्ट्रोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा। सो जब डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सीरीज़ में कनेक्टेड हो और सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही हो, तो मास ऑफ सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होंगे इलेक्ट्रोड पर वो किस पर डिपेंड करेंगे, इक्विवेलेंट वेट पर, उनके इक्विवेलेंट वेट पर डिपेंड करेंगे। सो मास ऑफ Ag इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag एंड मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, उन पर डायरेक्टली डिपेंड करेंगे। सो स्टूडेंट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये आप पहले भी स्टडी कर चुके हो, बट मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट की ज़रूरत है। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये जो एन फैक्टर है वो किस पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस पर, या चार्ज पर, या वैलेंसी पर। ठीक है, अब आगे देखो, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, सपोज मान लो कि एन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी इलेक्ट्रोड के रिएक्शन में, तो उतना ही फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। ठीक है, और सपोज हमने यहाँ एन मोल लिया है, सपोज यहाँ पर एन मोल लिया है, एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो उतने ही मोल ऑफ सब्सटेंस क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे एट कैथोड। क्लियर। यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एन मोल इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, तो हम बोलेंगे एन मोल ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे और एन फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होगी। फॉर एग्जांपल देखो, जो कॉपर है, कॉपर पे चार्ज कितना होता है +2, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा 2। ठीक है, एन फैक्टर कितना हुआ 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है इसको डिपॉजिट अगर होना है, व्हेन कॉपर टेक 2 इलेक्ट्रॉन तभी ये डिपॉजिट होगा। आफ्टर टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट विल डिपॉजिट। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर क्या हुआ 2। जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करते हैं वो उसका एन फैक्टर होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कि अगर कॉपर को डिपॉजिट होना होगा, ठीक है, तो वी नो दैट अगर कॉपर को डिपॉजिट होना है, ठीक है, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो डिपॉजिट होगा, यानी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन डिपॉजिट 1 मोल ऑफ कॉपर, जिसका मास कितना होता है 63.5। क्लियर। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। 1 फैराडे में 96500 कूलम होते हैं, तो 2 फैराडे में 2 × 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी विल डिपॉजिट 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर ऑन इलेक्ट्रोड। सिमिलरली अगर मान लो सिल्वर को डिपॉजिट होना होगा, तो सिल्वर को भी कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। सिल्वर आफ्टर टेकिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन
डिपॉजिट 1 मोल ऑफ सिल्वर। क्लियर? जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, यानी 1 फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट 1 मोल ऑफ सिल्वर। 1 फेरेडे इज 96500 कूलम, तो 96500 कूलम डिपॉजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। 1 मोल ऑफ सिल्वर का मास होता है 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। क्लियर? नेक्स्ट इज कि हमने किया था कि W इज इक्वल टू Z, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हमने किया था कि जो इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट के इक्वल है। और हमने सेकेंड लॉ में क्या किया, जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट है वो किसके इक्वल है, इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो Z है वो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट के इक्वल है। ठीक है, कब? जब 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड पास होगा। ठीक है, Z किसके इक्वल है, मास ऑफ सब्सटेंस के इक्वल है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, और अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट है वो किसके इक्वल है, इक्विवेलेंट वेट के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें पता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, और हमें पता है कि जितना हमारा अगर n मोल है तो n फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि अगर n मोल इलेक्ट्रॉन अगर हमारा इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में, सपोज पीछे हमने किया था कि अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है तो 2 फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू 96500 कूलम। क्लियर? So we can say that Z is equal to molecular mass upon 96500 into n factor. Clear? नेक्स्ट है कि जो n फैक्टर है, ठीक है, n फैक्टर कैसे यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो यहाँ पर बताऊँगी मैं। सपोज Na है, ठीक है, Na पे जो चार्ज होता है +1 होता है। ठीक है, तो उसका n फैक्टर 1 होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था जो n फैक्टर डिपेंड करता है चार्ज पर डिपेंड करता है, वैलेंसी पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस इन अ रिएक्शन उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि अगर Na पॉजिटिव को इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होना है तो उसको कितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसका n फैक्टर 1 है। सिमिलरली पोटेशियम का 1, कैल्शियम 2 पॉजिटिव का जो n फैक्टर है वो 2। ठीक है, यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप खाली 2 लिखोगे। ठीक है, लिथियम का n फैक्टर 1 है, मैग्नीशियम का n फैक्टर 2 है क्योंकि मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज होता है, +2। क्लोरीन का n फैक्टर 2 है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि Cl नेगेटिव Cl में कब कन्वर्ट होता है, जब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ठीक है, तो अगर क्लोरीन बनना होगा तो 2 क्लोराइड आयन विल लॉस 2 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज हाउ कि भाई क्लोरीन का जो n फैक्टर है वो 2 है। क्लियर? सिमिलरली हाइड्रोजन का n फैक्टर 2 होता है। ठीक है, और O2 का n फैक्टर 4 होता है क्योंकि एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर दो ऑक्सीजन अपने -2 चार्ज अगर हटा देंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे दोनों, तब जाके O2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर O2 का n फैक्टर 4 है। सिमिलरली Ag पॉजिटिव का n फैक्टर 1 है, कॉपर का 2 है और जिंक का 2 है। एक चीज़ और यहाँ पे देख लो, सपोज कोई इक्वेशन है कि MnO4 नेगेटिव इज कन्वर्टिंग इनटू Mn+2। ठीक है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर देखो कैसे पता लगाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 7। ठीक है, अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैंने आपको पहले ही कैलकुलेट करने का तरीका बता चुकी हूँ कि सपोज जिसका निकालना है Mn का, यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, जिसका निकालना है उसको x मानो, प्लस ऑक्सीजन का पे कितना चार्ज होता है -2, तो यहाँ 4 हैं, 4 ऑक्सीजन है और चारों पे -2 होगा, इज इक्वल टू इस कंपाउंड के बाहर कौन सा चार्ज है, -1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। सो मैग्नीज पे +7 है, यहाँ +7 से +2 में कन्वर्ट हो गया,
तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेके +7 +2 में कन्वर्ट हुआ होगा? मैग्नीज +7 आफ्टर गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Mn+2. Clear? So here n factor is 5. ठीक है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर गेन हो रहा है। और एन फैक्टर क्या होता है? चाहे रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वही उसका एन फैक्टर होता है। ठीक है, या चार्ज या वैलेंसी। क्लियर? सो नेक्स्ट इज कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्स के इक्वल होता है, विच इज चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी ऑलरेडी स्टडीड दिस। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, Na को अगर डिपॉजिट होना होगा, Na पॉजिटिव आयन को अगर डिपॉजिट होना होगा तो इट विल टेक 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कितने मोल ऑफ सोडियम डिपॉजिट होंगे? 1 मोल ऑफ सोडियम डिपॉजिट होंगे। क्लियर? या आप ये भी बोल सकते हो, जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड। जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज। 1 है तो यहाँ पे 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, और 1 फैराडे में कितना होता है? 96500 कूलम। सो यू कैन से दैट 96500 कूलम डिपॉजिट 23 ग्राम ऑफ सोडियम, क्योंकि 1 मोल ऑफ सोडियम का मास होता है 23 ग्राम। तो इतना ग्राम ऑफ सोडियम डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, तो 1 कूलम कितना डिपॉजिट करेगा? 1 कूलम डिपॉजिट करेगा 23/9650 कूलम। ठीक है, ये आप निकाल सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट भी ऐसा सही है। मैग्नीशियम आयन को मैग्नीशियम आयन आफ्टर टेकिंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट होगा? मैग्नीशियम में कन्वर्ट होगा और डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे। दैट मीन्स 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिपॉजिटिंग 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 फैराडे। ठीक है, 2 × 9650 कूलम डिपॉजिट 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम के 1 मोल का मास कितना होता है? 24 ग्राम। तो 1 कूलम कितना डिपॉजिट करेगा? 24/2 × 9650 कूलम। ठीक है, तो ये जितना भी आंसर आएगा वो ग्राम में आप निकाल लीजिए। ठीक है, सिमिलरली इसको भी ग्राम्स में आप निकाल लीजिए कि 1 कूलम में इतने ग्राम ऑफ मास क्या होगा? डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे। नेक्स्ट है फॉर्मूला। हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला किया था कि जो Z है वो किसके इक्वल होता है? मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास अपॉन 9650 इंटू एन फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, W इज इक्वल टू ZIT होता है। Z की वैल्यू क्या थी पिछले इक्वेशन में से? देखो कि Z की वैल्यू पिछले इक्वेशन में क्या थी? मॉलिक्यूलर मास अपॉन 9650 इंटू एन फैक्टर। ठीक है, ये क्या है? पूरी ये Z की वैल्यू है। ठीक है, तो हमें पता है W इज इक्वल टू ZIT होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। हमने ये निकाला था। तो W इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, Z की जगह पे क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन 9650 इंटू एन फैक्टर इंटू I की जगह I, T की जगह T। I क्या करंट और T क्या टाइम। ओके, हमें पता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर को हम रिप्लेस कर सकते हैं, इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं बाय राइटिंग इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है? तो यहाँ पे हम W इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट इंटू I इंटू T अपॉन 96500। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है 1 ampere current is passed through an electrolytic cell in which molten NaCl is electrolyzed for 965 seconds. Then find weight of the metal deposit at cathode. अब एक चीज़ याद रखना, ये जो फॉर्मूला हमने ऊपर किया है, ये फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक है टू कैलकुलेट द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट। ठीक है, हमें ये चीज़ अच्छे से पता है, जो मेटल होता है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और मेटल आयन कहाँ पर डिपॉजिट होते हैं? पॉजिटिव आयन वाला जो एलिमेंट है वो कहाँ पे जाएगा? पॉजिटिव आयन वाला मेटल कहाँ पे जाएगा? हमेशा कैथोड पे जाएगा। कैथोड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो मेटल कहाँ डिपॉजिट होता है? कैथोड पे। ये चीज़ हमेशा याद रखना। क्लियर है? तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो फॉर्मूला है ये शॉर्ट ट्रिक है, और इस फॉर्मूले से आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसकी वजह से आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज लॉ। सो
क्वेश्चन में दे रखा है कि जो करंट है वो 1 एम्पियर है, कितने टाइम के लिए पास कर रहे हैं, जो करंट कितने टाइम के लिए पास किया जा रहा है, 965 सेकेंड के लिए पास किया जा रहा है, किस में, मोल्टन NaCl में। तो ये पूछ रहे हैं कि मेटल जो है डिपॉजिट हुआ है उसका वेट हमें निकालना है। सो आप बिना इक्वेशन लिखे भी डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप एक बार देख सकते हो कि सोडियम को अगर डिपॉजिट होना है तो उसको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अगर 1 मोल ऑफ सोडियम डिपॉजिट होगा कब, जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रोड पे जाके, ठीक है। जो मोल्टन NaCl है हमें अच्छे से पता है, NaCl है जो मोल्टन NaCl होता है, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पर एनोड लिया और यहाँ पर कैथोड लिया है, ठीक है। तो Na कहाँ जाएगा, हमारा कैथोड पे जाएगा, ठीक है, और Cl कहाँ पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। और Na किस फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा, एज अ सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा। और क्लोरीन जो क्लोराइड आयन है, Cl नेगेटिव आयन है, वो किस फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे, Cl2 के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर। अब यहाँ पे देखो Cl नेगेटिव, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि Cl नेगेटिव Cl में कन्वर्ट होगा आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ Cl2 भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, या तो Cl लिख लो या हाफ Cl2 लिख लो। बट इक्वेशन में ज़्यादातर हम हाफ Cl2 लिखते हैं, खाली Cl कम लिखते हैं। बट अगर आप खाली Cl भी लिखोगे तो वो गलत नहीं होगा, क्लियर है। सो यहाँ पर अब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन इस साइड है, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन जब कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, क्लोरीन गैस और सोडियम। क्लोरीन गैस कहाँ पर मिलेगा हमें, एनोड पर, और सोडियम कहाँ पे मिलेगा, सोडियम कहाँ डिपॉजिट होगा, कैथोड पर। तो इसी का हमें बताना है कि कितना वेट डिपॉजिट हुआ है। ये इक्वेशन कंपल्सरी नहीं है, अगर ना भी लिखो तो भी चल जाएगा। अब देखो फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला क्या है। सो फॉर्मूला इज कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास इंटू I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर। अब यहाँ पे देखो मॉलिकुलर मास कितना होता है सोडियम का, ये आपको याद होना चाहिए कि सोडियम का मॉलिकुलर मास 23 होता है, इंटू जो करंट है वो कितना पास हो रहा है 1 एम्पियर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 टाइम 965 सेकेंड, टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए, अगर सेकंड में नहीं है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखना है 96500 फॉर्मूले में ये इंटू एन फैक्टर। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या है 1, क्लियर। और वैसे आप ये भी देख सकते हो कि सोडियम को डिपॉजिट होना है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इसको क्या है चाहिए, ठीक है। तो यहाँ एन फैक्टर क्या है 1, क्लियर। तो इनको कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 0.23 ग्राम, यानी इतने ग्राम ऑफ सोडियम डिपॉजिट होगा एट कैथोड पे। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इसको ईजिली निकाल सकते हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। कॉपर को अगर डिपॉजिट होना होगा इट विल टेक 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम को कर दो यहाँ पे मिनट में कन्वर्ट, टाइम की 10 मिनट्स से रखा, 10 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, और वही फॉर्मूला, ठीक है। W इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास इंटू I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर 2 है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो रहा है तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा कॉपर के लिए, ठीक है। सो मॉलिकुलर मास कितना होता है कॉपर का 63.5 इंटू करंट कितना है 1.5 एम्पियर, और कितने सेकंड के लिए पास हो रहा है 600, और ये आपके फॉर्मूले में था। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 0.296 ग्राम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। सिर्फ वो वाला जो फॉर्मूला, जो ट्रिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसका यूज़ करके आप इजीली निकाल सकते हो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है, when current of 0.75 ampere is passed through copper sulfate solution for 25 minutes, 0.369 gram of copper is deposited at the cathode. Calculate the atomic mass of copper. यहाँ पे आपको जो कॉपर का उसका एटॉमिक मास निकालना है।
कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है? 0.369 ग्राम। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 0.369 ग्राम लिखोगे। अच्छा, आपको एटॉमिक मास निकालना, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास यहाँ पर था फॉर्मूले में हमारे, तो यहाँ पे एटॉमिक मास आएगा, ठीक है, वो हमें निकालना है। इनटू आई कितना दे रखा है? 0.75 एम्पियर, यहाँ पे लिखेंगे 0.75 एम्पियर। टाइम 25 मिनट्स है, 25 को 60 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे अपॉन 9650 इंटू एन फैक्टर। कॉपर के लिए एन फैक्टर कितना था? 2। तो मॉलिक्यूलर मास को छोड़ के सब क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। एक तो ये तरीका है, ठीक है, जो हमने जो फॉर्मूला था अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने ये किया। एक वो तरीका है जो बुक में गिवन है, ठीक है, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, बट फॉर्मूला ज़्यादा ईजी है। अल्टरनेटिव मेथड विच आर गिवन इन बुक, वो देखो कैसे आप करोगे। यहाँ पे कॉपर रिक्वायर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ कॉपर, ठीक है। तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर डिपॉजिटिंग 1 मोल ऑफ कॉपर, ठीक है। हमें यहाँ पे चाहिए कि कितना सब्सटेंस कितना मॉलिक्यूलर मास है कॉपर का, सॉरी एटॉमिक मास है कॉपर का, ये हमें निकालना है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ करंट कितना चाहिए? क्वांटिटी ऑफ करंट जो डिपेंड करता है आई इंटू टी पर, आई 0.75 है और टाइम कितना 25 इंटू 60, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1125 कूलम, ठीक है। कह सकते हैं कि 1125 कूलम जो करंट है, क्वांटिटी ऑफ करंट है, वो डिपॉजिट कर रहा है कितना? 0.369 ग्राम ऑफ कॉपर, यानी 1125 कूलम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज डिपॉजिटिंग कॉपर 0.369 ग्राम। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ठीक है। ये कितना मास है? 0.369 ग्राम, ठीक है। हमें पता है कि अगर 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास होएगी तब जाके कॉपर का हमें एटॉमिक मास पता चलेगा। 1 मोल ऑफ कॉपर आएगा और 1 मोल ऑफ कॉपर का एटॉमिक मास हमें पता चलेगा, ठीक है। तो 2 इंटू 9650 कूलम डिपॉजिट कॉपर जितना आएगा, ठीक है, वो उसका एटॉमिक मास होगा 63.3 ग्राम आएगा, विच इज़ एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। क्लियर? सो ये मेथड थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा, थोड़ा सा टाइम भी कंज्यूम हो सकता है, तो बेशक आप डायरेक्टली वो मेथड अपना सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड एंड 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपको जो इलेक्ट्रिसिटी निकालना है वो फैराडे में निकालना है, तो इसको कैसे करोगे आप? ठीक है, हमें पता है कि अगर कैल्शियम आयन को डिपॉजिट होना है, ठीक है, तो कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर, ठीक है। तब कितना कैल्शियम डिपॉजिट होगा? 40 ग्राम। तो अगर 20 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट होगा, कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी? 1 फैराडे, सिंपल। सिमिलरली अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसमें भी सेम यही करना है कि एल्यूमिनियम को अगर डिपॉजिट होना है तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड, मीन्स 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर डिपॉजिटिंग 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मास कितना था? 27, जैसे यहाँ पे कैल्शियम का मास 40 था, ठीक है। सो आप ये बोल सकते हो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड बाय 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो 40 ग्राम का आप निकाल लोगे, पहले 1 का निकाल लो, 3/27, फिर 40 निकालो, 3/27 इंटू 40, जितना भी आएगा उतने फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि अ सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, व्हाट मास ऑफ निकल विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड। इसका सेम ही क्वेश्चन है जो हमने फॉर्मूले के बेसिस पे किया है, ठीक है। ये आप निकालो, ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको मास ऑफ निकल डिपॉजिट निकालना है। निकल का एटॉमिक मास गिवन है 58.7, सो उसी फॉर्मूले में आप यूज़ करके ये क्वेश्चन निकाल सकते हो।